Good morning, all of you. So, first of all, check my voice is clear to all or not. Audio video clarity है क्या? Check it once. So, today we are going to start with the new topic that is SQL, Structure Query Language. तो जो SQL है, Structure Query Language, it is very important. हम लोग कह सकते हैं टॉपिक है. अपने आप में SQL एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है. सो इफ़ यू आर डेफिनेटली गेट एग्जामिनेशन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 100% हाईली वेटेड टॉपिक है इन द DBMS, क्योंकि SQL से क्वेश्चन आपका 100% आता है. कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी SQL से पूछ लिए जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि SQL से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं और रिलेटेड टू द SQL रिलेशनल अलजेब्रा और टपल रिलेशन कैलकुलस से भी एक क्वेश्चन आ जाता है. तो इट माइट बी पॉसिबल कि इसका जो वेटेज है वो अप टू 4 to 6 मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज हाईली वेटेड सब्जेक्ट. तो सबसे ज्यादा वेट है इस सब्जेक्ट का. ओके, माय वॉइस इज क्लियर? मेरा आवाज आ रहा है सभी को? एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आई थिंक मेरी तरफ से तो वॉइस बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको कहा कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें आज की तारीख में, अगर हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा अगर जो जॉब्स है ना, तो आज आईटी सेक्टर में जो मैक्सिमम जॉब्स हैं वो एसक्यूएल के अंदर है, डेटाबेस के अंदर है, डेटा साइंस के अंदर है. तो उस सभी के लिए अगर आप इफ यू वांट टू गो इन द डेटा साइंस फील्ड, है ना, या फिर आप कोई भी बैकएंड बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली विदाउट एसक्यूएल यू कांट डू दैट थिंग. ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के डिफरेंट वर्जन्स हम हो सकते हैं, या फिर हम लोग कहें कि अलग अलग टाइप का. सपोज ऑरेकल हुआ, ठीक है, तो ऑरेकल सर्वर जो है वो अलग ऑरेकल एसक्यूएल प्रोवाइड करता है. सिमिलरली MS एक्सेस है आपके पास में, ठीक है, DB2 है, तो IBM वाले ने DB2 निकाला है. ठीक है, उसके अलावा भी आजकल नो एसक्यूएल भी यूज में आ रहा है, MongoDB भी है. अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों का नॉलेज होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एसक्यूएल, है ना, व्हाट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टैंडर्ड एसक्यूएल. तो स्टैंडर्ड एसक्यूएल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. सो अभी आप देख रहे हैं या अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा सेशन को. ठीक है, अनदर पॉइंट है कि कंप्लीट DBMS अगर आप लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है. लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे. वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है, फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है. 7 मई से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और उसी के साथ में हम C प्रोग्रामिंग भी शुरू करेंगे. तो 2 न्यू सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं मई में. 7 से आपका डिस्क्रीट मैथ स्टार्ट होगा और उसी वीक में 7 या 8 एक दिन आगे पीछे में C प्रोग्रामिंग भी आप लोग का शुरू होगा. C प्रोग्रामिंग में आप लोग को पढ़ाऊंगा. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो प्रीतेश सर आप लोगों को पढ़ाएंगे. तो वो दोनों सब्जेक्ट्स अगर आप लोगों ने नहीं लिए हैं तो उनको भी आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल की, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. तो एसक्यूएल जो है इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. देखिए, एज वी नो दैट कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग कहां पे स्टोर करते हैं? वी आर गोइंग टू स्टोर दैट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन द डेटाबेस. तो डेटाबेस में जो भी हमारा डेटा होता है हम उसको टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, लाइक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है तो स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वो जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं दे ऑल आर रिलेटेड, मतलब दे आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो वही इंफॉर्मेशन हम लोग कहां पे स्टोर करते हैं? डेटाबेस में. अब ये डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना या फिर उसमें कोई मैनिपुलेशन करना, उसमें कोई चेंजेस करना, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना, तो ये सारे काम करने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की तो नीड है. सो वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर दैट, है ना. तो उसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है और एसक्यूएल जो है दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन. तो इन सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसक्यूएल का यूज करते हैं. So we are going to use the SQL. ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो SQL जो होता है दैट वुड बी द 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है.
अगर आप लोगों ने जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की हो या अगर आपने पहले कभी सुना हो, तो एसक्यूएल जो है वो फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ जनरेशन में रखा है। लाइक फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन एंड देन फोर्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी थी? जो मशीन कोड होते थे। जैसे अगर हम लोग सपोज वी वांट टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम, मशीन के साथ हम लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो मशीन से जो कम्युनिकेशन होता है, तो उसके लिए मशीन को कौन सी लैंग्वेज आती है? मशीन नोज द बाइनरी कोड, या फिर हम उसको मशीन कोड कह सकते हैं, ठीक है। बट वी डोंट नो द मशीन कोड, ठीक। तो हमें कौन सी लैंग्वेज आती है? सो we know the programming languages, we know the natural languages, but we don't know the machine code, ठीक है। तो अगर आपको सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है या सपोज टू बी आपको कोई ऑपरेशन है या कोई टास्क है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, सो फॉर दैट यू नीड अ कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है? आपकी लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन की लैंग्वेज में चेंज करता है, ताकि मशीन उसको इजीली क्या कर पाए? इंटरप्रीट कर पाए, और उससे आपका जो भी बाद में एग्जीक्यूशन होगा वो हो सकता है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में हमने कौन सी लैंग्वेजेस रखी? तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन कोड था। दैट मशीन कोड मतलब कि उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट वुड बी द लो लेवल लैंग्वेज फॉर द सिस्टम, बिकॉज सिस्टम नोज द मशीन कोड। फिर सेकेंड जनरेशन, बट जो मशीन कोड है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, हमें मतलब हम देख के ऐसे समझ नहीं सकते कि एक्चुअली इस कोड के थ्रू क्या होने वाला है। फिर सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज आया, उसमें असेंबली कोड की बात की गई। जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है असेंबली कोड में, दैट वुड बी द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लाइक सी हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, तो ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरली हम लोग थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। अब थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग बात करें तो हम लोग उसको समझ सकते हैं, है ना। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर हमने कोई सी में कोड लिखा हुआ है एंड वी नो द सी, तो हम इजीली उसको समझ जाएंगे कि हाँ ये एग्जैक्टली कोड क्या कहना चाहता है। बट व्हाट इज अवर मोटिव? आवर मोटिव इज दैट कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इट शुड लाइक अ नेचुरल लैंग्वेज, ताकि हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना ही ना पड़े। मान लो सपोज कि इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अगर आपका इंग्लिश ही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाए, मतलब सपोज आपको कोई प्रोग्राम बनाना है और आपने उसका एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख दिया, सो दैट वुड बी द इजी वे, है ना। तो उस प्रोग्राम को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या हो गया कि इफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ योर नेचुरल लैंग्वेज इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोग उसी की तरफ वर्क कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो आपका लैंग्वेज था वो मशीन अंडरस्टैंडेबल था, फिर हमने उससे असेंबली लैंग्वेज लेके आए, मतलब मशीन से थोड़ा दूर लेके गए बट ह्यूमन के पास आया, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में C++, जावा, सिस्टम को समझ में नहीं आता बट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, हमें समझ में आता है, लेकिन फिर भी हमें उसको सीखना पड़ रहा है। अब मान लो कि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, अगर वो ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाए, सपोज टू बी हिंदी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना पाए या इंग्लिश को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना पाए, सो इट वुड बी इजी कि हमें कोई अलग से न्यू लैंग्वेज को सीखने की नीड नहीं होगी। जो हम बिगिनिंग से सीख रहे हैं, जो हमें हिंदी इंग्लिश है, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, जो हमें आती है, हम उसी में हमारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में हमने क्या किया, जो एसक्यूएल होता है, इसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वी कैन से दैट स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ इंग्लिश स्टेटमेंट, नॉट एग्जैक्टली द इंग्लिश स्टेटमेंट, बट कुछ हद तक जब आप उस स्टेटमेंट्स को, उन क्वेरीज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो उसको सीखना, समझना और इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है, ठीक है। सो दैट वुड बी द रीजन। सो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो एसक्यूएल है वो फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। नाउ एसक्यूएल कमांड्स आर केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव से क्या मतलब है कि अगर आप कुछ को आपने कोई कमांड या कोई क्वेरी में कोई क्लॉजेज है, उनको कैपिटल लेटर में लिखा या स्मॉल लेटर में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही करेक्ट है। मतलब अगर सपोज टू बी यू वांट टू क्रिएट ए टेबल, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिएट कमांड, ठीक है। सो क्रिएट जो यूज होता है आपका, so if you are writing that in a small letter or a capital letter, no issue with that, both are correct because it is case insensitive. Data is case sensitive. What will be the data that you are going to store inside the table, वो case sensitive होता है। आपने कैपिटल लेटर लिखा है, स्मॉल लेटर लिखा है, वो सारी चीजें केस सेंसिटिव है, क्योंकि वो सब कुछ आस्की कोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आस्की कोड मतलब अल्फाबेटिकली बात करूं तो कैपिटल ए का आस्की कोड अलग होगा, स्मॉल ए जो है उसका आस्की कोड अलग होगा। सो डेटा इज केस सेंसिटिव, बट वॉट एवर वी आर राइटिंग इन द प्रोग्रामिंग, मतलब जो हम कोड की बात कर रहे हैं, तो जो सिंटेक्स हम लोग लिखते हैं तो वो केस इनसेंसिटिव होता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नाउ एसक्यूएल इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल जो है
another important point about this is there is no procedure, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है. आप जो भी क्वेरी लिखते हो, ठीक है, उस क्वेरी को देयर इज अ क्वेरी इंजन, वो क्वेरी इंजन क्या करता है, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है. मतलब आपको इसके लिए कोई अलग से लाइब्रेरीज को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से कोई फंक्शंस कॉल करने की नीड नहीं होती है. वॉट एवर यू आर राइटिंग देयर इज अ क्वेरी इंजन, उसका वर्क होता है उस क्वेरी को इवेल्युएट करवाना, उस क्वेरी को मतलब जो भी कंपाइलेशन होगा, इवेल्युएशन होगा, ऑल द टास्क इज डन बाय दैट पर्टिकुलर क्वेरी इंजन. तो हमें अलग से कोई भी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने की यहां पे नीड नहीं होती है. इट इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है. अनदर पॉइंट इज बेसिकली जो एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सेकंड इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. एंड थर्ड इज डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. अब देखिए इन तीनों में मतलब क्यों हमने इस कैटेगराइज किया हुआ है एसक्यूएल की कमांड्स को. तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ऑपरेशंस आप लोग डेटाबेस पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो कुछ ऑपरेशंस ऐसे होंगे जिनमें आपको क्या करना है, यू वांट टू डू द क्रिएशन, आपको क्रिएट करना है किसी पर्टिकुलर टेबल को या किसी डेटाबेस को. ठीक है, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने, मींस यू वांट टू डू द अल्टर दैट पर्टिकुलर टेबल और दैट पर्टिकुलर डेटाबेस. So what will be the operation that you want to perform on a structure of a table, या फिर हम बोले कि you want to perform operation on a structure of a database, then such type of queries comes inside the DDL, data definition language में हम लोग उसको लेके चलते हैं, उसको कंसिडर करके चलते हैं. ठीक है. सो स्ट्रक्चर में कोई भी मैनिपुलेशन करना, मतलब आपने एक टेबल बनाई है, ठीक है, अब आप चाहते हैं उसमें आपने सपोज एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल आपने उसमें 10 एट्रीब्यूट्स लिए थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको समझ में आया नहीं, आई वांट टू ऐड 2 मोर एट्रीब्यूट्स. सो आपको उस एग्जिस्टिंग टेबल में 2 एट्रीब्यूट्स बढ़ाने, मतलब 2 कॉलम्स बढ़ाने. तो इसका मतलब है आपको उस टेबल को अल्टर करना है. अल्टर करना है मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आएगा. तो अल्टर करना, क्रिएट करना, कोई नई टेबल ही बनानी है तो क्रिएशन. ठीक है. या फिर एग्जिस्टिंग टेबल को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, वो आपको लगा कि नहीं इस टेबल का नीड ही नहीं है, आई वांट टू ड्रॉप दैट टेबल, मतलब मैं उस टेबल को परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूं, तो ड्रॉप करना. सो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ट्रंकेट की, ठीक है, तो ट्रंकेट क्या होता है बेटा, ट्रंकेट is basically used to delete data from the table permanently. मान लो आपके पास कोई टेबल है, उस टेबल में बहुत सारे नंबर ऑफ डेटा मतलब टपल्स स्टोर की हुई है, लाइक टपल T1, T2, T3, T4. अब अगर आप इन सारी टपल्स को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, इस डेटा को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, ट्रंकेट यूज करेंगे. ठीक है. अब पॉइंट ये आता है कि सर डीडीएल में तो हम वो कमांड्स रखते हैं जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है, बट जैसा अभी आपने कहा कि ट्रंकेट डेटा को परमानेंटली डिलीट करता है बट स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता. देन व्हाई ट्रंकेट कम्स अंडर डीडीएल, तो उसका रीजन ये होता है कि डीडीएल में जितनी भी आपने क्लॉजेस लिखे हैं, क्रिएट लिखा है, अल्टर लिखा है, ड्रॉप लिखा है, ट्रंकेट लिखा है, ये जितने भी होते हैं दे ऑल आर ऑटो कमिटेड. सारे के सारे आपके ऑटो कमिटेड है. मींस एक बार अगर आपने टेबल क्रिएट कर दी और फिर आप रोल बैक करेंगे तो वो टेबल वापस जाने वाली नहीं है, वो क्रिएटेड रहेगी. एक बार अगर आपने टेबल को डिलीट कर दिया, मतलब एक बार आपने टेबल को ड्रॉप कर दिया, तो यू कैन नॉट रिकवर दैट टेबल, वो ऑटो कमिटेड है. एक बार अगर आपने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बढ़ा दिए तो फिर वो कम होने वाले नहीं है रोल बैक से. ठीक है. अगर आपने कम कर दिए तो वापस आने वाले नहीं है. आपने अगर ट्रंकेट के थ्रू एक बार डेटा डिलीट कर दिया तो यू कैन नॉट रोल बैक दैट डेटा. ठीक है. तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि डीडीएल में जितनी भी आपने यहाँ पे जो भी क्वेरीज आप लिखते हैं वो सारी की सारी क्वेरीज ऑटो कमिटेड होती है, मतलब उसके बाद कमिट करने की नीड नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली ही कमिट हो जाता है. ठीक. तो ड्यू टू दी ऑटो कमिटेड नेचर ऑफ ट्रंकेट, ट्रंकेट के ऑटो कमिटेड नेचर की वजह से हमने इसको किसके अंदर रखा है, डीडीएल के अंदर रखा है. आई बात समझ में. नाउ इफ आई टॉकिंग अबाउट द डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन अ डेटा, जो डेटा आपने टेबल के अंदर स्टोर किया है, इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओवर द डेटा, लाइक इफ यू वांट टू मैनिपुलेट दैट डेटा, आपको कुछ नंबर ऑफ रोज को इंसर्ट करना है या आपको कुछ नंबर ऑफ रोज को डिलीट करना है. ठीक है. या फिर आप क्या चाहते हैं, कुछ नंबर ऑफ रोज जो है उनमें कुछ अपडेशन करना चाहते हैं. ठीक है. सो इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, या फिर
इफ यू वांट टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मींस यू वांट टू सिलेक्ट द डेटा, तो ये सारे आपकी किस में आते हैं, डीएमएल में आते हैं, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो हमने की है डेटा कंट्रोल, तो बेसिकली कंट्रोलिंग के लिए लाइक इफ यू वांट टू डू द कमिट ऑपरेशन, मतलब आपने जो चेंजेस किए, डीएमएल जो होते हैं ये ऑटो कमिटेड नहीं होते, डीएमएल आर नॉट ऑटो कमिटेड, नॉट ऑटो कमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक बार कुछ नंबर ऑफ टपल्स या कुछ नंबर ऑफ रोज को इंसर्ट कर दिया है ना, रोज इंसर्ट हो गई टेबल के अंदर, अब आपने रोल बैक कर दिया है ना, ये यहां पे है कंट्रोलिंग के लिए रोल बैक किया, तो रोल बैक क्या करता है, सिंस लास्ट कमिट मतलब आखिरी कमिट कब हुआ था तब तक का सारा डेटा जो भी डीएमएल के थ्रू मैनिपुलेट हुआ था वो सारा का सारा डेटा रोल बैक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी देखिए जो डीडीएल के थ्रू चेंजेस थे वो तो ऑटो कमिटेड थे, मतलब उसके बाद आप रोल बैक कर भी दोगे तो वो हटने वाले नहीं है, लेकिन डीएमएल के थ्रू जो भी चेंजेस थे, डीएमएल के थ्रू जो भी चेंजेस थे वो ऑटो कमिटेड नहीं थे, तो उनमें अगर आपने कोई भी चेंजेस कर दिया डीएमएल में या उनके थ्रू जो भी चेंजेस किया है उनको आपको अगर परमानेंटली सेव करना है, सो यू नीड टू अप्लाई द कमिट कमांड। तो कमिट जो होता है डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए यूज किया जाता है, रोल बैक जो होता है अगर हमने जो भी चेंजेस किए हैं उसको हमें अंडू करना है या फिर हम बोले कि उसको हमें रोल बैक करना है सिंस लास्ट कमिट, तो उसके लिए हम लोग कमिट कमांड को यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास होता है ग्रांट, ग्रांट जनरली यूज करते हैं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टाइप के यूजर को कोई स्पेसिफिक परमिशन देनी है, तो विद द हेल्प ऑफ ग्रांट आप वो परमिशन असाइन करते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि आपने एक डेटाबेस बनाया, उस पर कुछ ग्रुप ऑफ यूजर जो है वो राइटिंग कर सकते हैं, मतलब उस डेटा में मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ यूजर्स जो है वो उसमें सिर्फ रीडिंग का काम करेंगे, वो सिर्फ व्यू कर सकते हैं बट कैन नॉट अल्टर और कैन नॉट चेंज द डेटा। तो इस टाइप की जो चीजें होती है तो वो परमिशन हम लोग किसके थ्रू देते हैं, थ्रू दी ग्रांट, है ना, तो ग्रांट के थ्रू परमिशन दी जाती है। डिस्कस करेंगे इनकी क्वेरीज को किस तरीके से लिखा जाता है वो भी। फिर रिवॉक का मतलब होता है कि जो भी परमिशन आपने असाइन की है किसी स्पेसिफिक यूजर को या ग्रुप ऑफ यूजर को या एडमिनिस्ट्रेटर को, उन परमिशंस को वापस ले लेना, रिवॉक करना, तो वो रिवॉक के थ्रू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेव पॉइंट। तो जनरली क्या होता है, हम लोग मान लो कि आपने कुछ डेटाबेस में चेंजेस किए, लेट्स सी हियर देयर आर सो मेनी चेंजेस इन द डेटाबेस, और कमिट इसके पहले कुछ कंटेंट होगा और कमिट आपने यहां पे लगाया था। ठीक है, कमिट आपने यहां पे लगाया था। अब मान लो कि सपोज आपको सिर्फ इतनी लाइंस जो आपने लिखी थी, यू वांट टू चेंज या यू वांट टू रोल बैक दैट मच नंबर ऑफ लाइंस अपडेट। ठीक है, आप यहां रोल बैक लिखते हैं। अब रोल बैक लिखा बेटा तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये तो सिंस लास्ट कमिट तक का सारा डेटा रोल बैक कर देगा, बट मुझे सारा डेटा तो रोल बैक करना नहीं था, मुझे सिर्फ यहां तक का डेटा रोल बैक करना था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है कि आपको सम कंप्लीट कंटेंट रोल बैक नहीं करना है, इफ यू वांट टू रोल बैक सम ऑफ द लाइंस, तो उस केस में फिर आप सेव पॉइंट्स का यूज करते हैं। आप क्या करिए, यहां पे एक सेव पॉइंट लगा दीजिए, यहां पे एक सेव पॉइंट लगा दीजिए। उससे क्या होगा, नाउ यू कैन रोल बैक टू दैट सेव पॉइंट, है ना, रोल बैक, और उसके बाद वो सेव पॉइंट जो भी आपने उसका नेम लिखा हुआ है वो नेम यहां पे स्पेसिफाई कर देंगे, तो वो उस स्पेसिफिक पॉइंट तक के कंटेंट को क्या करेगा, रोल बैक करेगा, रादर देन की प्रीवियस कमिट के कंटेंट तक। ठीक है, तो इसलिए सेव पॉइंट जनरली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। गॉट इट, इज इट क्लियर? सो एक बार अप्लाई कर दे भाई सभी जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, अभी तक मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं दैट इज द बेसिक पॉइंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है क्या? रिप्लाई वंस इन चैट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डीडीएल के बारे में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, सो डीडीएल के थ्रू जो भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, लाइक क्रिएट टेबल, वी वांट टू क्रिएट अ पर्टिकुलर टेबल, तो टेबल क्रिएशन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, किस तरीके से हम लोग क्वेरी को लिखेंगे वो देखिए। सो यू नीड टू राइट क्रिएट एंड देन टेबल, देन द नेम ऑफ टेबल, व्हाट विल बी द नेम ऑफ टेबल दैट यू वांट टू राइट। सो आपने लिखा स्टूडेंट, है ना, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, नाउ इन ब्रैकेट you need to specify the first column name, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एट्रीब्यूट का नेम। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, तो पहला एट्रीब्यूट रोल नंबर है, तो आपने रोल नंबर लिख दिया। आफ्टर रोल नंबर यू नीड टू राइट व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, सो इस एट्रीब्यूट का डेटा टाइप आपने लिया varchar, varchar
20। अब varchar इज द नेम ऑफ डेटा टाइप, जैसे कैर होता है फॉर द कैरेक्टर, है ना। अगर देखिए कैर और varchar में क्या डिफरेंस है, आपने कैर 10 लिखा, इसका मतलब है कि आप जो रोल नंबर ले सकते हो वो कैरेक्टर टाइप का हो सकता है और उसमें 10 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है। कैर 10 का मतलब यही हुआ। varchar 10 जो होता है ये होता है वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, वेर फॉर वेरिएबल कैरेक्टर। अब वेरिएबल कैरेक्टर 10 और कैरेक्टर 10 में क्या डिफरेंस है, तो कैरेक्टर 10 जब भी आप डेटा टाइप यूज करते हो इसका मतलब है उसको फिक्स्ड 10 स्लॉट्स या फिक्स्ड 10 कैरेक्टर की मेमोरी असाइन कर दी। अब सपोज किसी बच्चे का नाम है राज, ठीक है, सपोज किसी का नाम है राज, और अगर आपने उस नेम को कैरेक्टर 10 दिया था तो इसका मतलब इसको 10 मेमोरी अलॉट हुई है, तो रिमेनिंग 7 स्पेस क्या हो जाएगी आपकी, वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको 10 असाइन कर रहे हो आप, ठीक है। नेम राज है बट आपने कैरेक्टर 10 लिया था, मतलब उसको 10 स्लॉट्स या 10 कैरेक्टर का मेमोरी असाइन किया। अब राज को स्टोर करने के लिए 3 कैरेक्टर की मेमोरी की नीड है, तो रिमेनिंग 7 कैरेक्टर मेमोरी स्पेस क्या हो गई आपकी, वेस्ट हो गई। एट द प्लेस ऑफ दैट अगर आप varchar 10 यूज करते हो इसका मतलब है ये असाइन करता है मैक्सिमम 10 कैरेक्टर स्पेस। सो अगर किसी का नेम राज है तो उसको 3 कैरेक्टर की ही स्पेस असाइन होगी। किसी का नेम मान लो सपोज टू बी कुश है तो उसको 4 कैरेक्टर की ही स्पेस असाइन होगी, ठीक है। तो उसका नेम में कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं उतनी स्पेस असाइन करेगा, अप टू 10, मैक्सिमम 10 से ऊपर है तो फिर स्टोर नहीं करेगा। सो दैट वुड बी द बेनिफिट। तो ये इसका बेनिफिट है। तो जनरली हम लोग कैरेक्टर की प्लेस पे वेरिएबल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने सपोज रोल नंबर ले लिया, varchar ले लिया, फिर आपने नेम लिया, नेम इज ऑल्सो varchar 10 ले लिया। डेट ऑफ बर्थ, सो इसका एट्रीब्यूट, डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक एट्रीब्यूट है और उसका डेटा टाइप हमने डायरेक्टली यूज कर लिया डेट। सो डेट इज ऑल्सो डेटा टाइप जिसमें हम dd mm yy फॉर्मेट में डेट को स्टोर करवा सकते हैं। गॉट इट। एंड उसके बाद है फोन। सो फोन के बाद हमने यहां पे लिखा हुआ है नंबर। अब देखिए ये जो नंबर डेटा टाइप है तो जनरली ऑरेकल जो है वो नंबर डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि आप ऑरेकल डेटाबेस सर्वर को यूज कर रहे हो या MySQL सर्वर को यूज कर रहे हो या MS एक्सेस सर्वर को यूज कर रहे हो, तो अलग अलग सर्वर के हिसाब से कुछ क्वेरीज के डेटा टाइप में भी चेंजेस होते हैं, कुछ क्वेरीज के फॉर्मेटिंग में भी चेंज होता है, समाव थोड़ा सा लिखने का तरीका, सिंटेक्स भी थोड़ा बहुत चेंज होता है वहां पे, ठीक है। हम स्टैंडर्ड SQL की बात कर रहे हैं, मतलब हम लॉजिक्स की बात कर रहे हैं, तो लॉजिक्स में जनरली कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर कहीं पे कुछ चेंज होगा देन आई विल अपडेट यू, ठीक है। बाकी जो अगर गेट एग्जामिनेशन या गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें या अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, तो अगर आपसे कोई भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पूछता है तो आप उसका नॉलेज दे सकते हैं सिमिलर वे में। अगर आप उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे तो आउटपुट वही आएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत सिंटेक्स जो है, माइनर सिंटेक्स चेंजेस आपके डेटाबेस सर्वर टू डेटाबेस सर्वर वेरी हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग फोन की बात करें तो यहां पे देखिए मैंने क्या यूज किया है, नंबर। तो ऑरेकल जो है वो नंबर डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, तो ऑरेकल में तो चल जाएगा ये। बट अगर MySQL की बात करें तो MySQL जो है वो नंबर को सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए यूज किया जाता है बिग इंट। देखिए इंटीजर इज ऑल्सो द डेटा टाइप, इंट इज द डेटा टाइप, ठीक है। अब इंट का एक लिमिट है, एक स्पेसिफिक साइज है, मैक्सिमम साइज। अब आप फोन नंबर जो लेना चाहते हैं 10 डिजिट का नंबर स्टोर करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि सारे फोन नंबर्स जो है वो इंटीजर में स्टोर ना हो क्योंकि उसकी साइज लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम इस साइज को इंक्रीज करने के लिए यूज कर लेते हैं बिग इंट, ठीक है। तो बिग इंट से उसका साइज डबल हो जाता है, मतलब 10 डिजिट की प्लेस पे वो 20 डिजिट हो गया, या मतलब अल्टीमेटली हमें 10 डिजिट नंबर स्टोर करना था, अगर इससे बड़ी साइज हो रही है तो हम बिग इंट वहां पे यूज कर लेंगे। तो आपको नंबर अप्लाई करना है, अगर ऑरेकल यूज कर रहे हो, MySQL यूज कर रहे हो, तो नंबर की प्लेस पे बिग इंट अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आपने ये किया, आपकी टेबल का क्रिएशन हो जाएगा। इस तरीके से आपको टेबल एक क्रिएट होके मिल जाएगी। फर्स्ट एट्रीब्यूट रोल नंबर, सेकंड एट्रीब्यूट नेम, थर्ड एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ एंड फोर्थ एट्रीब्यूट इज फोन नंबर, ठीक। चलिए आप सपोज टू बी, मैंने इसमें कुछ डेटा इंसर्ट किया लेटर ऑन, आपने ये डेफिनेशन दी थी, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आई एम गोइंग टू इंसर्ट द डेटा इन दिस पर्टिकुलर टेबल। तो मैंने रोल नंबर लिया 101, द नेम ऑफ स्टूडेंट इज कुश, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ हमने यहां पे ले लिया, सपोज टू बी 212 लाइक दिस, और उसका कुछ फोन नंबर है, वो फोन नंबर भी हमने यहां पे स्टोर कर दिया, 10 डिजिट का फोन नंबर। नाउ नेक्स्ट मैंने लिखा रोल नंबर 101, द नेम ऑफ अ स्टूडेंट इज लव, उसका कुछ
डेट ऑफ बर्थ मैंने सपोज टू बी लिख दिया लाइक दिस, और उसका कुछ फोन नंबर है, वो फोन नंबर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कैन बी इंसर्ट सच टाइप ऑफ डेटा इन दिस पर्टिकुलर टेबल। देखिए यहां पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट स्टूडेंट का भी रोल नंबर है, सेकंड स्टूडेंट का भी वही रोल नंबर है, तो दोनों स्टूडेंट्स के रोल नंबर हमने यहां पे क्या ले लिए, सेम ले लिए। तो देयर इज एनी इश्यू व्हाइल स्टोरिंग दिस डेटा और देयर इज नो इश्यू, वी कैन सक्सेसफुली इंसर्ट बोथ द टपल्स, बोथ द रिकॉर्ड। देखिए जो भी डेटा स्टोर करते हैं एक कंप्लीट, या हम इसे टपल भी कहते हैं, हम इसे रो भी कहते हैं, हम इसे रिकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो आइदर आई एम सेइंग दैट टपल और अ रो और अ रिकॉर्ड, द मीनिंग इज सेम। सो कैन वी इंसर्ट बोथ द रो इन दिस पर्टिकुलर, क्या हम इन दोनों रो को इंसर्ट कर सकते हैं, यस और नो, टेल मी। सो क्या ये दोनों प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएंगे या देयर इज एनी इश्यू, व्हाट वी कैन से। देखिए जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि रोल नंबर जो होता है वो प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम किसी भी स्पेसिफिक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, सो फॉर दैट वी नीड टू यूज रोल नंबर एज अ प्राइमरी की, मींस the data that we are going to insert in the roll number it should be distinct। लेकिन अगर आपने डेफिनेशन में कहीं भी किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की नहीं बनाया है, इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट देयर इज नो प्राइमरी की, गॉट इट। तो व्हाट वी कैन से, प्राइमरी की इज नॉट कंपलसरी, है ना, वो कंपलसरी नहीं है। वी कैन से दैट प्राइमरी की इज रिकमेंडेड, हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी टेबल क्रिएट करें तो आप उसमें प्राइमरी की बनाएं ताकि आइडेंटिफाई हो पाए कि किस एट्रीब्यूट के थ्रू हम पूरी टेबल के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, या कंप्लीट रो को एक्सेस कर पाएंगे, या कंप्लीट एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो पॉइंट क्या है यहां पे, आपने कोई प्राइमरी की नहीं बनाई। अगर आपने कोई प्राइमरी की नहीं बनाई देन यू कैन इंसर्ट द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, देयर इज नो इशू। तो रोल नंबर 101 फर्स्ट रो में भी चले जाएगा, रोल नंबर 101 सेकंड रो में भी चले जाएगा, क्योंकि आपने डेफिनेशन में कुछ लिखा ही नहीं है कि रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना है। अब अगर नहीं लिखा तो फिर आप सिमिलर टाइप का रोल नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ेंगे वो भी अलाउड हो जाएगा। सो यस वी कैन इंसर्ट सच टाइप ऑफ डेटा इफ डेफिनेशन इज लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर में सिमिलर टाइप का डेटा इंसर्ट ना हो, या फिर रोल नंबर के अंदर जो भी आप नल वैल्यूज इंसर्ट ना हो, या जो प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट्स है वो अप्लाई हो जाए, सो इन दैट कंडीशन यू नीड टू मेक अ रोल नंबर एज अ प्राइमरी की। तो फिर आपको वहां पे रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाउ वी कैन क्रिएट अ प्राइमरी की, सो सिंपली अगेन टेबल क्रिएशन जब आप करेंगे तो आपने लिखा रोल नंबर, फिर उसके बाद उसका डेटा टाइप लिख दिया। नाउ यू वांट टू मेक रोल नंबर एज अ प्राइमरी की, तो उसके बाद फिर आप यहां पे लिखते हैं प्राइमरी की, लाइक दिस, सिंपली प्राइमरी स्पेस की, जस्ट राइट डाउन द प्राइमरी की। नाउ रोल नंबर बिकम अ प्राइमरी की। अब अगर आपने रोल नंबर सिमिलर टाइप का इंसर्ट कर दिया तो वो वहां पे आपको डेटा इंसर्ट करने की परमिशन नहीं देगा। पहली रो तो इंसर्ट हो जाएगी, जैसे ही दूसरी रो इंसर्ट करने जाओगे वो बोलेगा रोल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब 101 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इन दैट कंडीशन यू नीड टू चेंज योर रोल नंबर, आपको आपका रोल नंबर वहां पे चेंज करना पड़ेगा, तभी अगला डेटा आप वहां पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है, इट इज काइंड ऑफ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट, एक तरीके का एसक्यूएल कंस्ट्रेंट है, ठीक है। एसक्यूएल में सिर्फ प्राइमरी की ही कंस्ट्रेंट नहीं होता है, देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट, और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो लाइक प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक डेटा को नल नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट को इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि अगर हमें किसी डेटा या किसी एट्रीब्यूट को यूनिक बनाना है, उस डेटा में नल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वी वांट टू मेक अ प्राइमरी की, तो हमें उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बाद प्राइमरी की लिखना पड़ता है। प्राइमरी की अप्लाई करने से उस कॉलम के ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो जाते हैं, तो पहला तो अब जो भी डेटा उस कॉलम में स्टोर करोगे वो डेटा यूनिक होगा। सेकंड, नाउ अब आप उस कॉलम को नल नहीं रख सकते, मतलब यू शुड इंसर्ट डेटा, ऐसा नहीं कर सकते कि कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया, अब ब्लैंक कॉलम नहीं छूटेगा, सो नॉट नल हमने वहां पे कर दिया, ठीक है। थर्ड अगर हम लोग बात करें, सो फर्स्ट इज यूनिक, सेकंड इज नॉट नल। अब थर्ड अगर हम लोग बात करें तो जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड ऑन अ, इंडेक्सिंग इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड ऑन अ प्राइमरी की। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, इंडेक्सिंग टॉपिक अभी हमारा बाकी है, हम कंप्लीट इंडेक्सिंग टॉपिक पढ़ेंगे आफ्टर द एसक्यूएल। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई डेटा डेटाबेस में स्टोर किया है, नाउ यू वांट टू रिट्रीव दैट डेटा,
सो फॉर दैट यू नीड टू सर्च अ डेटा. अब डायरेक्टली अगर अब डेटाबेस में तो मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स है, अगर आपने लीनियर सर्च अप्लाई किया तो इट टेक टू मच टाइम, बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स एक्सेस करने पड़ेंगे तब जाके वो डेटा आपको मिलेगा. तो उसको कम टाइम में करने के लिए, मिनिमम टाइम में करने के लिए हम लोगों को कुछ टेक्निक की नीड है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग. सो इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू फाइंड डेटा फ्रॉम दी डेटाबेस या टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम दी डेटाबेस. डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना है, अब डेटाबेस में कहीं तो स्टोर है, सो फॉर दैट वी नीड टू सर्च, वी नीड टू फाइंड. तो फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज करते हैं. और जो आपकी प्राइमरी की होती है उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग परफॉर्म होती है. आप इसके अलावा किसी और एट्रीब्यूट के ऊपर भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू राइट अ क्वेरी. अगर आपने कहीं पे भी इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं की तो डेटाबेस जो है वो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की के ऊपर इंडेक्सिंग करके और डेटा को क्या करता है, सर्च करता है. ठीक है, दैट वुड बी द वे. अब अगर सपोज टू बी समटाइम इट मे पॉसिबल कि सिंगल एट्रीब्यूट इज नॉट केपेबल टू वर्क एज अ प्राइमरी की, सो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट बनाना पड़ता है. हमने कैंडिडेट की के टाइम पे पढ़ा था, है ना, कि अगर एक सिंगल एट्रीब्यूट कैपेबल नहीं है तो फिर कॉम्बिनेशन को लेके कैंडिडेट की बनाते हैं. एंड योर प्राइमरी की इज व्हाट, इट इज वन ऑफ द कैंडिडेट की. तो अल्टीमेटली अगर सिंगल एट्रीब्यूट कैपेबल नहीं है तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाना होगा. ठीक, अब एक चीज याद रखेंगे कि जो भी प्राइमरी की टेबल में होती है तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, एटमोस्ट वन प्राइमरी की, एटमोस्ट वन प्राइमरी की एग्जिस्ट इन द टेबल. एक टेबल में ज्यादा से ज्यादा एक प्राइमरी की हो सकती है. ठीक है, मतलब इट मे पॉसिबल कि देयर इज नो प्राइमरी की, बट अगर होगी तो एक होगी, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होगी. तो लाइक सपोज टू बी आपने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट. अब स्टूडेंट में दो एट्रीब्यूट है, एक रोल नंबर है varchar 10, दूसरा आपका सपोज एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट सपोज टू बी दैट इज varchar 20. एंड व्हाट यू वांट टू मेक, सपोज रोल नंबर इटसेल्फ इज नॉट केपेबल टू आइडेंटिफाई यूनिकली, क्योंकि हम मैंने बोला रोल नंबर 1, तो CS में भी रोल नंबर 1 होगा, IT में भी रोल नंबर 1 होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रोल नंबर 1 होगा. तो सिर्फ रोल नंबर 1 से मैं बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. हाँ, इनसाइड द क्लास आइडेंटिफाई कर सकता हूं, बट इनसाइड द यूनिवर्सिटी रोल नंबर 1 लेने जाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे रोल नंबर 1 से मिल जाएंगे. तो अब मैंने क्या कहा कि रोल नंबर, सपोज रोल नंबर इज नॉट केपेबल टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्टूडेंट यूनिकली. तो इन दैट कंडीशन फिर हम लोग को क्या करना है कि एक और इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, एनरोलमेंट नंबर. एंड सपोज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर वर्क लाइक अ प्राइमरी की, या इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो उस टेबल का कैंडिडेट की है. तो हमें अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसी को इंप्लीमेंट करेंगे. तो अब अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आपके हैं तो उसको प्राइमरी की कैसे बनाए. तो अब देखिए पॉइंट ये कि अगर मान लो मैंने इसके बाद प्राइमरी की लिख दिया और इसके बाद भी प्राइमरी की लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपने इस टेबल में दो प्राइमरी की बना दी. रोल नंबर को यहां पे प्राइमरी की लिख दिया, एनरोलमेंट नंबर को यहां पे प्राइमरी की लिख दिया. तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते, बिकॉज इट सीम्स लाइक कि देयर इज टू प्राइमरी की इन अ टेबल और वो वहां पे एरर दे देगा. तो अगर आपको कंपोजिट एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाना है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है. देखिए, अगर सिंगल एट्रीब्यूट बनाना होता तो यहां लिख देते, बट अब हम यहां नहीं लिख सकते. ठीक है, तो आप क्या करिए, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, एनरोलमेंट नंबर उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दीजिए, रोल नंबर उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दीजिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर सभी डिफाइन कर दीजिए. एट द एंड जस्ट राइट डाउन द प्राइमरी की एंड इन ब्रैकेट ऑल द एट्रीब्यूट हुज कॉम्बिनेशन इज वर्क एज अ प्राइमरी की. तो आपने प्राइमरी की लिखा और ब्रैकेट में एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर के कॉम्बिनेशन को आपने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया. आई बात समझ में. ठीक है, सो अगर आप तीन एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी की इन ब्रैकेट यू नीड टू राइट 3 एट्रीब्यूट्स. अगर आप सिंगल एट्रीब्यूट चाहते हैं आप यहां लिख दीजिए, अगर यहां नहीं चाहते तो आप यहां पे भी लिख सकते, प्राइमरी की, एनरोलमेंट नंबर और ब्रैकेट कर दीजिए. तो सिंगल एट्रीब्यूट को इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बट अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो दैट वुड बी द वे टू मेक अ प्राइमरी की. तो ये तरीका है आपका प्राइमरी की को इंप्लीमेंट करने का. गॉट इट. देखिए, अगर आप लोग को कोई भी डाउट बीच में आए, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ डिस्कस करना हो तो डेफिनेटली यू कैन राइट इन चैट, आई विल रिप्लाई. ओके, और अगर समझ में आ रहा है तो
बीच में रिप्लाई करके यस या नो भी बताते जाइए, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आप लोगों को सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।